Good afternoon, dear all. Nikhar here from Fatma Teachers Training College, Ranchi. As you know that we are discussing on various points of intelligence, and in this series, in this session, we will discuss about theories of intelligence. And already we have discussed about first and second theory, which was unifactor and biofactor. Now it's a time to discuss about three-factor theory and multi-factor theory in this session. तो हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्धि के तीन खंड का सिद्धांत। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आया था हमारे सामने कि द्विखंड के सिद्धांत में जिन दो तत्वों की चर्चा की गई है, ठीक है, उस पर कंफ्यूजन था कुछ। तो जिन दो तत्वों की चर्चा की गई है वो तो काफी मिलते जुलते हैं और जन्म से ही हमारे पास होते हैं, तो फिर इसका क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? तो आपको पता होगा कि जो द्विखंड का सिद्धांत था वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। आज जो हम लोग बहुखंड का सिद्धांत देख रहे हैं या तीन खंड का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, क्योंकि दो से अधिक हो जाता है तो जनरली उसको मल्टी फैक्टर कह देते हैं या थ्री फैक्टर में भी वो शामिल होता है। एक और है बहुखंड का सिद्धांत, वो अलग से है, ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी के नाम से एक और है। इसे इसीलिए इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग ग्रुप फैक्टर कहते हैं या फिर थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। और मजे की बात यह है कि इस सिद्धांत को देने वाले भी स्पीयरमैन ही हैं। स्पीयरमैन खुद के दिए हुए सिद्धांत से सेटिस्फाइड नहीं थे, इस वजह से उनको बुद्धि के लिए एक और सिद्धांत देना पड़ा। तो इसके फाउंडर भी, इस थॉट को देने वाले भी स्पीयरमैन ही है, इस चीज को याद रखिएगा। द्विखंड का सिद्धांत भी स्पीयरमैन का दिया हुआ है और थ्री फैक्टर यानी त्रिखंडीय सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि कुछ योग्यताएं ऐसी होती हैं जो सामान्य खंड से थोड़ी अलग होती हैं, थोड़ी विशिष्ट होती हैं, लेकिन विशिष्ट खंड से यानी स्पेसिफिक फैक्टर से थोड़े कम गुणवत्ता वाली भी होती है। यानी एक बीच का भी स्टेज होता है। पहले इन्होंने कहा था जी फैक्टर और एस फैक्टर, आपको अगर याद हो। अब ये कह रहे हैं कि जी फैक्टर से ऊपर और एस फैक्टर से नीचे भी एक जगह होता है, बुद्धि का एक स्वरूप वहां पर भी मौजूद होता है, जो सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ होती है और विशिष्ट योग्यता से निम्न होती है, ठीक है। और यही वजह है कि इसका स्थान इन दोनों के बीच में होता है। तो स्पीयरमैन ने खुद बुद्धि का एक और ब्लॉक बना दिया, जिसको वो कह रहे हैं मध्य कारक के नाम से या मध्य योग्यता। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो दो चीजों के बीच में हमेशा देखा गया है कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्रांजिशन का काम करता है, दोनों के गुण उसमें मौजूद होते हैं। ठीक वैसा ही स्पीयरमैन का ये थ्री फैक्टर का सिद्धांत है, ठीक है। जिन लोगों ने एक खंड और द्विखंड के बारे में ठीक से क्लास किया होगा, सुना होगा, उनको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे क्लियर है, आगे में कोई समस्या नहीं है। तो हमारा अगला जो सिद्धांत है वो है मल्टी फैक्टर थ्योरी, यानी बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत। इसमें माना जाता है कि बुद्धि के एक नहीं, दो नहीं, कई सारे खंड होते हैं, तीन से भी अधिक हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह के विद्वान का कंट्रीब्यूशन रहा है। इसमें पहले हैं केली और दूसरे हैं थर्स्टन, केली एंड थर्स्टन। केली और थर्स्टन ने दोनों ने स्पीयरमैन के ही द्विखंड के सिद्धांत और त्रिखंड के सिद्धांत पर बहुत सारा वर्क किया, यानी उसी को उन्होंने बेस बनाया। और उसको बेस बनाने का नतीजा ये हुआ कि इन्होंने एक थ्योरी को ढूंढ निकाला कि
बुद्धि के 1, 2, 3 नहीं बल्कि कुल 9 या 9 से अधिक खंड होते हैं। इन सब को मिला करके इस सिद्धांत का निर्माण किया गया, जिसके कारण से इसे बहुखंड का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर दो विद्वानों के सिद्धांत को हमें पढ़ना है, एक है केली और दूसरे हैं थर्स्टन। तो पहले हम लोग केली के बारे में देखते हैं कि इन्होंने बुद्धि का जो बहुखंड का सिद्धांत बताया है, उसमें कुल कितने खंड हैं, कितने खंड मौजूद हैं। तो केली की जिस पुस्तक में इस चीज की चर्चा की गई थी, उसका नाम है क्रॉसरोड्स इन द माइंड ऑफ मैन। ठीक है, इस बुक का नाम आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्रॉसरोड्स इन द माइंड ऑफ मैन। इस बुक को केली ने लिखा है और इसमें ये बताते हैं कि बुद्धि में कुल 9 खंड होते हैं, 9 ब्लॉक्स होते हैं बुद्धि में। ठीक है, बुद्धि में कुल 9 ब्लॉक्स होते हैं। प्रत्येक ब्लॉक को एक खंड माना गया। 9 ब्लॉक हैं टोटल, यानी 9 खंड हैं, इसीलिए इसको बहुखंड का सिद्धांत कहा गया है। अब देखते हैं कि बुद्धि में ये जो 9 खंड हैं वो कौन कौन से हैं। उन ब्लॉक्स का नाम एक एक करके हम देखेंगे। वास्तव में ये एक एक खंड एक एक योग्यताओं का नाम है। ठीक है, जितनी योग्यताएं इसमें शामिल हैं उसी के आधार पर इसे बहुखंड का सिद्धांत कहा गया है। पहला है इंटरेस्ट यानी रुचि, दूसरा है गामक योग्यताएं यानी मोटर एबिलिटीज। मोटर एबिलिटीज में वही साइकोमोटर, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर को शामिल किया गया है, यानी जो हमें गति दे। गामक जो है वो निकला है गमन से, गमन मतलब चलने वाला, ये एक हिंदी शब्द है। गामक यानी चलाने वाला। ठीक, तो गामक योग्यता है। इसके बाद है सोशल एबिलिटीज यानी सामाजिक योग्यता है। सोशल एबिलिटीज सामाजिक योग्यता है। इसके साथ साथ अगला है न्यूमेरिकल एबिलिटीज, सांख्यिकीय योग्यता है। न्यूमेरिकल एबिलिटीज सांख्यिकीय योग्यता है, सांख्यिकीय नहीं, सांख्यिक नंबर। ठीक है, यह संख्यात्मक योग्यता है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज। इसके बाद है शाब्दिक योग्यता है, वर्बल एबिलिटीज। इसके बाद है फिजिकल एबिलिटीज, शारीरिक योग्यता है। फिजिकल एबिलिटीज शारीरिक योग्यता है। इसके बाद है म्यूजिकल एबिलिटीज, 5 संगीतात्मक नंबर योग्यता है। रिपीट कर दीजिए ना। शाब्दिक योग्यता है, वर्बल एबिलिटीज। शाब्दिक योग्यता है वर्बल एबिलिटीज। शारीरिक योग्यता है फिजिकल एबिलिटीज। फिर है संगीतात्मक योग्यता है, म्यूजिकल एबिलिटीज। 8वां है यांत्रिक योग्यता है, मैकेनिकल एबिलिटीज। और लास्ट है एबिलिटी टू डील विथ स्पैटियल रिलेशंस। स्पैटियल रिलेशंस, SPATIAL, स्थान संबंधी विचार की योग्यताएं। तो ये कुल 9 योग्यताएं मिल करके बुद्धि का निर्माण करती हैं, ये कहना है केली का। और इन्होंने ऐसा कहा है अपने बुक क्रॉसरोड्स इन द माइंड ऑफ मैन में। ठीक है, कुल 9 प्रकार की योग्यताएं हैं, यानी कुल 9 ब्लॉक्स हैं। और इसी के आधार पर, चूंकि ये प्लूरल नंबर है ना, और जितनी भी योग्यताएं अभी तक गिनी जा चुकी हैं उससे अधिक है, इसीलिए इसे मल्टी फैक्टर थ्योरी कहा गया। 9 फैक्टर क्यों नहीं कहते हैं, इसका पता चलेगा आपको अगले में, मतलब जो अगला सेक्शन हम इसका डिस्कस करने वाले हैं
उसमें पता चलेगा कि इसे हम लोग 9 ब्लॉक्स थ्योरी या 9 फैक्टर्स थ्योरी क्यों नहीं कहते। तो अगला मैंने आपको बताया था, अगला सिद्धांत दिया हुआ है थर्स्टन का। अगला सिद्धांत है थर्स्टन का। ये बहुखंड के सिद्धांत में ही शामिल है, क्योंकि मल्टी फैक्टर थ्योरी को दो विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश की है, केली है और थर्स्टन है। तो हम लोग थर्स्टन को देखते हैं। थर्स्टन ने अपने बुक में लिखा है, उनके बुक का नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज रिटन बाय थर्स्टन। रिटन बाय थर्स्टन। तो थर्स्टन ने अपने इस सिद्धांत में बताया है कि बुद्धि के कुल 13 खंड होते हैं। ठीक है, केली ने कितना बताया था? ओनली 9। थर्स्टन बता रहे हैं कि कुल 13 खंड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कुल 13 मानसिक योग्यताएं हैं जो एक समूह का निर्माण करती हैं, और उस समूह का नाम है बुद्धि। ठीक है, थर्स्टन के अनुसार कुल 13 मानसिक योग्यताओं के समूह का नाम है बुद्धि। तो कुल 13 ब्लॉक्स यहाँ इनके हिसाब से बताए गए हैं। और थर्स्टन ने एक चीज और कहा है कि जो फैक्टोरियल एनालिसिस था उनका, उसके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि की संरचना मूल कारकों के समूह से होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बुद्धि का निर्माण या बुद्धि की संरचना मूल कारकों के समूहों के द्वारा होती है, और 2-3 मूल कारक मिल करके एक समूह का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, यानी ये 13 समूह जो बताया गया है, प्रत्येक समूह में 2-3 कारक अनिवार्य रूप से मौजूद होंगे जो एक ग्रुप का निर्माण कर दे रहे हैं। उसको थर्स्टन एक समूह या एक ब्लॉक मान रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कुल 13 है ना, और ये कह रहे हैं कि 2-3 गुण मिला करके एक ब्लॉक का निर्माण कर रहा है, एक खंड का निर्माण कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 13 को अगर कम से कम मिल करके बनाया होगा तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 26 एबिलिटीज मिल करके इस मिनिमम 26 एबिलिटीज मिल करके इस 13 ब्लॉक्स का निर्माण कर रही हैं, और मैक्सिमम 39 एबिलिटीज, यानी लगभग मनुष्य की सारी योग्यताएं थर्स्टन के सिद्धांत में शामिल कर दी गई हैं। ठीक है, 2-3 मूल कारक मिल गए तो उन्होंने एक खंड का, एक योग्यता का निर्माण कर दिया, और ये 13 योग्यताएं मिल करके जिसका निर्माण कर रही हैं उसका नाम है बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो थर्स्टन के सिद्धांत में जो मूल कारक हैं जो सबको बनाने का काम कर रहे हैं वो टोटल 9 है। ठीक है, यानी थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में कुल 9 मूल कारकों की चर्चा की है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके कि कौन वो मूल कारक हैं। मूल कारक ही यहाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ 13 ब्लॉक का नाम हम अगर लिखने चले तो सबका रिपीटेशन हो जाएगा, यानी केली ने जो कुछ कहा उसका, फिर स्पीयरमैन के 2-2 सिद्धांत रहे उसका, और एक खंड के सिद्धांत का। ठीक है, ये सब मिल जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि हम उसके 13 खंडों का नाम ना देख करके सिर्फ उसके 9 मूल कारक जो बेसिक फैक्टर्स हैं उसका नाम हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला मूल कारक उन्होंने बताया है मेमोरी को। पहला मूल कारक है मेमोरी, यानी स्मृति। दूसरा है प्रत्यक्षीकरण की योग्यता। प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, परसेप्चुअल एबिलिटी। परसेप्चुअल एबिलिटी। ठीक है, तीसरा है सांख्यिकीय योग्यता या संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी।
चौथा है शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी। शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी। इसके बाद है तार्किक योग्यता, लॉजिकल एबिलिटी। तार्किक योग्यता, लॉजिकल एबिलिटी। इसके बाद है निगमनात्मक योग्यता, डिडक्टिव एबिलिटी। निगमनात्मक योग्यता, डिडक्टिव एबिलिटी। सातवां है आगमनात्मक योग्यता, इंडक्टिव एबिलिटी। आगमनात्मक योग्यता, इंडक्टिव एबिलिटी। आठवां है स्थान संबंधी विचार की योग्यता। स्थान संबंधी विचार की योग्यता, स्पैटियल एबिलिटी। और लास्ट है यानी नवा मूल कारक है समस्या समाधान की योग्यता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, तो इतने मूल कारकों की चर्चा थर्स्टन करते हैं और ये कह रहे हैं कि 2-3 मूल कारक, यानी किसी एक को नहीं, 2-3 मूल कारक मिल करके एक ब्लॉक का निर्माण कर देते हैं और ऐसे करके कुल 13 ब्लॉक्स निर्मित होते हैं और उन 13 ब्लॉक्स के समूह को बुद्धि कहा जाता है। तो केली ने अलग सिद्धांत बताया, थर्स्टन ने अलग सिद्धांत बताया, दोनों ने बहुत सारे फैक्टर्स को बुद्धि के निर्माण के लिए जिम्मेदार माना है। यही वजह है कि इसे बहुकारक सिद्धांत कहते हैं या बहुखंड का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब सर आवाज कट रही है। ओके, तो बहुखंड का सिद्धांत इसी वजह से इसे कहा जाता है। तो देखिए स्पीयरमैन ने जो द्विकारक का सिद्धांत दिया है और थॉर्नडाइक का हम लोग आगे देखने वाले हैं बहुकारक का सिद्धांत, तो इन दोनों के बीच का सिद्धांत है ये। ठीक है, यानी थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी और जो स्पीयरमैन का द्विखंड और त्रिखंड का सिद्धांत था, उन दोनों के बीच में इसको रखा गया है, इसको मिडिल माना गया है, दोनों सिद्धांत के बीच का अवस्था माना गया है। ठीक है, तो ये सिद्धांत ये मानता है कि बुद्धि ना केवल सामान्य कारकों का परिणाम है और ना ही केवल विशिष्ट कारकों का परिणाम है। ठीक है, यह ऐसा नहीं कहता कि जनरल फैक्टर के वजह से बुद्धि निर्मित होती है या स्पेशल फैक्टर के वजह से बुद्धि निर्मित होती है। इनका मानना है कि कुछ ऐसी निश्चित मानसिक क्रियाएं मस्तिष्क में निर्मित हो जाती हैं जो सामान्य रूप से मूल कारक में शामिल होती है और इसी मूल कारक के वजह से या मूल कारक में होने वाली क्रियाओं के कारण बुद्धि निर्मित होती है। यानी क्रियात्मक योग्यता इसमें जब शामिल हो जाती है तो वो अन्य क्रियाओं से स्पष्ट रूप से भेद करने में सक्षम हो जाती है और ये सभी क्रियाओं के समूह जो बनते हैं वही मानसिक योग्यताओं के विभिन्न समूह को डिटरमाइन करते हैं या उसको निर्धारित करते हैं और ये प्रत्येक समूह के मनोवैज्ञानिक और क्रियात्मक एकता के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये किताबी भाषा थी। असली भाषा में अगर हम लोग इसको देखें तो सीधी सीधी बात है कि बुद्धि का निर्माण ना केवल सामान्य कारकों से होता है, ना तो केवल विशिष्ट कारकों के निर्माण से होता है, बल्कि कुछ ऐसी परिस्थितियां दिमाग में निर्मित हो जाती हैं किसी भी समस्या की वजह से, किसी विचार की वजह से, किसी आवश्यकता की वजह से, कि वहां पर 2 या 2 से अधिक
जो मूल कारक है वो वर्क करना प्रारंभ कर देते हैं और उसी से हमारी समस्त मानसिक योग्यताएं जुड़ जाती हैं और ये जुड़ाव जहां पर हो रहा है वहीं पर बुद्धि निर्मित हो जा रही है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के कई नाम हैं। एक नाम है मात्रा सिद्धांत, दूसरा नाम है बहुकारक या बहुतत्व का सिद्धांत। इंग्लिश में इसको हम लोग थॉर्नडाइक्स क्वांटिटी थ्योरी भी कहते हैं। इसको थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, थॉर्नडाइक। ठीक है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जन्मदाता है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का नाम आप सबने कम से कम सुना तो जरूर होगा, और अगर आपने सीरियसली पढ़ा है तो थॉर्नडाइक इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। सेक्शन ए में ही इंपॉर्टेंट नहीं है सीटेट के सिलेबस में, सेक्शन बी में भी इंपॉर्टेंट है, सी में भी इंपॉर्टेंट है, डी में भी इंपॉर्टेंट है, और जिनका पेपर 2 है उनके लिए सेक्शन ई में भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेथड जब आप पढ़ रहे हैं तो मेथड में बहुत सारे तरीके थॉर्नडाइक के द्वारा भी थॉर्नडाइक के बनाए हुए सिद्धांत पर भी आधारित है। क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया की आत्मा अधिगम को माना गया है, लर्निंग को, यानी सीखने को, और मनुष्य कैसे सीखता है इसी पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल किया थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है अधिगम सिद्धांत, उसमें 3 चीजों को काफी महत्व दिया गया है, आप जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला है तत्परता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेडीनेस। दूसरा है अभ्यास का सिद्धांत, और तीसरा है परिणाम का सिद्धांत। ठीक है, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और परिणाम का सिद्धांत, इस तीनों को कभी नहीं भूलिएगा। थॉर्नडाइक ने ये बात कह दी तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब किसी अंग्रेज ने कह दिया तो मानना ही पड़ेगा हम लोगों को, वो लोग गलत तो बोलते नहीं है। हमारे यहाँ तो हजारों साल से ये कहा जा रहा है कि जब तक कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक तुम उसको नहीं सिखा सकते हो। हमेशा से ये बात कही गई है हमारे यहाँ, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। थॉर्नडाइक ने उसे एक सिद्धांत के नाम से बता दिया, थ्योरी ऑफ रेडीनेस। सुनकर के भी थोड़ा ग्लैमरस लगता है, और चूंकि अंग्रेज ने, अमेरिकनों ने बताया इसलिए इस सिद्धांत को हम मान भी लेते हैं। तो उन्होंने कोई नई बात नहीं कही, उन्होंने इसी बात को कहा है जिस चीज को आप हम कोई भी व्यक्ति अपनी समझ के आधार पर भी ढूंढ सकते हैं। उन्होंने कहा रेडीनेस के सिद्धांत में कि किसी भी व्यक्ति को तभी सिखाया जा सकता है जब वो सीखने के लिए तैयार हो। दूसरा है कि सीखने के लिए सर्वाधिक जरूरी चीज है अभ्यास, जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक हम सीखेंगे। और तीसरा वो कह रहे हैं कि परिणाम का प्रभाव। ठीक है, इसी को परिणाम का सिद्धांत कह रहे हैं। उसका परिणाम अगर उसके लिए सुखद होगा तो वो बार बार उस क्रिया को करना चाहेगा और उससे सीख लेगा। अगर उसका परिणाम उसके लिए सुखद नहीं रहा तो वो उससे दूर भागेगा और वो सीखने की प्रक्रिया से बाहर चला जाएगा। तो थॉर्नडाइक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अधिगम के क्षेत्र में है, और थॉर्नडाइक यहाँ बुद्धि के बारे में भी कह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इस सिद्धांत का काफी महत्व है। तो थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है जिसमें अनेक योग्यताएं निहित होती है। बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है जिसमें कई योग्यताएं निहित हैं या शामिल हैं। और थॉर्नडाइक ये भी कहते हैं कि मस्तिष्क का गुण जो हमारे नर्वस सेल्स हैं उनकी मात्रा पर निर्भर करता है। मस्तिष्क का गुण स्नायु तंतुओं, ठीक है, यानी नर्वस सेल्स की मात्रा पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा आपका नर्वस सिस्टम और माइंड के बीच
जितना अच्छा रिलेशन होगा, जितना अच्छा कांटेक्ट होगा, आपकी बुद्धि उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है? आप जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से हैं। एक है उसका हेडक्वार्टर जो आपके स्कल में बैठा हुआ है और दूसरा है जो एंटायर बॉडी से रिपोर्टिंग को मंगा रहा है या वहां पर अपने मैसेजेस को भेज रहा है। वो है आपके रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। इस कॉर्ड में आप जानते हैं कि बहुत छोटी-छोटी संरचनाएं शामिल होती है जो पूरे बॉडी में फैली हुई होती है न्यूरॉन्स के द्वारा। और न्यूरॉन्स जो दूसरे न्यूरॉन्स को मैसेज भेजता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। वो लिक्विड जैसा एक इंफॉर्मेशन वाला चीज होता है और वो फटाफट काम करता है। एक आदमी के बॉडी में करोड़ों न्यूरॉन्स हैं और प्रत्येक न्यूरॉन्स 6 फीट तक लंबा होता है। यानी आपकी जितनी हाइट नहीं है, उतना लंबा एक न्यूरॉन्स है और ऐसे-ऐसे करोड़ों न्यूरॉन्स आपके अंदर मौजूद हैं। ये सब रिपोर्ट कर रहे हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड को और स्पाइनल कॉर्ड फटाक से मैसेज भेज रहा है आपके माइंड को। ठीक है? ये काफ़ी तेज़ गति से होता है। आपके हाथ में यहाँ पे पिन चुभती है और तुरंत आपका बॉडी वहाँ रिएक्ट कर चुका होता है। आप समझिए कि कितना फ़ास्ट नेटवर्क है। मानव की संरचना को ही अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए, तो ये जो ऑप्टिक फाइबर लगाए जा रहे हैं, इंटरनेट के स्पीड को बढ़ाने के लिए, मनुष्य के शरीर की संरचना से ही इसमें से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ये कह रहे हैं कि हमारे माइंड का और जो हमारे नर्वस सेल्स है, इनके बीच का कॉन्टैक्ट, इनके बीच का रिलेशन जितना ज़बरदस्त होगा, आपकी बुद्धि उतनी ही अच्छी होगी। क्योंकि मानसिक क्रियाओं के लिए जो आधार बनता है, वो मस्तिष्क और जो आपके न्यूरॉन्स हैं, इनके बीच का जो रिलेशन है, वही आपके मानसिक क्रियाओं का आधार बनता है। आप देखते हैं ना, जैसे रीढ़ की हड्डी में कहीं पर चोट लग जाए, तो उसके नीचे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, वो कहते हैं ना सुन्न हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर। कितनी भी तरह के प्रयास कर लिए जाएँ, कोई सेंसेशन उधर नहीं होता। जैसे मैंने खुद देखा है एक ऐसे प्रॉब्लम को, जिसमें उनके कमर के नीचे की हड्डी पूरी तरह से ये हो चुकी थी और धीरे-धीरे वो बढ़ते-बढ़ते पूरे शरीर पर उसका असर हो चुका था। ठंडे का ही समय था और रूम हीटर काफ़ी पास में लगा दिया गया था। उनके पैर के मसल्स झुलस चुके थे और उससे उठने वाली दुर्गंध से दूसरे कमरे से आदमी आकर के उनको बचाया और वो उठ तक नहीं कर पा रहे थे। उन्हें कोई सेंसेशन हो ही नहीं रहा था। आप ऐसे भी देखते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड है उधर ही इंजेक्शन दे देता है और नीचे वो भी जागे हुए, उनको पता है कि डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, पूरी तरह जागृत अवस्था में, लेकिन नीचे का हिस्सा मतलब वहां पर क्या हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का और आपके माइंड का जो ये था, जो वहां पर नर्वस सेल्स थे, उसको उसके कनेक्शन को तोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, अब वहां पर कुछ भी किया जाए आपको पता नहीं चलता है। तो यहाँ थॉर्नडाइक यही कह रहे हैं कि नर्वस सेल्स का और माइंड का जितना अच्छा रिलेशन होगा, उतनी अच्छी बुद्धि आपके अंदर पाई जाएगी। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कि सामान्य कारकों को एक्सेप्ट नहीं करके वो कह रहे हैं कि बुद्धि में 2 कारक या 2 योग्यताएं मौजूद होती हैं। यानी उन्होंने जी फैक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, स्पीयरमैन ने जो द्विखंड के सिद्धांत में जी फैक्टर और एस फैक्टर बताया था, थॉर्नडाइक ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि बुद्धि में 2 योग्यताएं होती हैं, 2 कारक होते हैं एक्चुअली। पहला कारक को उन्होंने नाम दिया प्राइमरी फैक्टर और दूसरे को नाम दिया कॉमन फैक्टर। प्राइमरी फैक्टर और कॉमन फैक्टर। प्राइमरी फैक्टर में ये कह रहे हैं कि मूल कारक इसमें शामिल हैं, यानी प्राइमरी फैक्टर में मूल कारक शामिल होते हैं। प्राइमरी फैक्टर में प्राथमिक कारक में मूल कारक शामिल हैं, जैसे अंक संबंधी योग्यताएं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, वर्बल एबिलिटीज, शाब्दिक योग्यताएं, इसके बाद है दैशिक योग्यताएं,
यानी स्पैटियल, स्थान संबंधी जो पहचान की योग्यता होती है उसी को कहा जा रहा है। तार्किक योग्यताएं, रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, ठीक है। ये सब थॉर्नडाइक की नजरों में मूल कारक हैं, यानी प्राइमरी फैक्टर हैं, और यही मनुष्य की मानसिक क्रियाओं को, सभी मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। यानी मूल कारक में जितनी योग्यताएं शामिल हैं वो मनुष्य की सभी मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। क्लियर है? और दूसरा है सामान्य कारक, यानी कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में ये कह रहे हैं कि दो तरह के मानसिक कार्यों में जो धनात्मक सहसंबंध होता है, दो तरह के मानसिक कार्यों में जो पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है, उसे ही कॉमन फैक्टर कहते हैं। दो प्रकार के मानसिक कार्यों में जो पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है उसे ही कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि सामान्य कारक का कुछ अंश सभी मानसिक क्रियाओं में शामिल होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर का कुछ हिस्सा ऐसा है जो सभी मानसिक क्रियाओं में शामिल होता है, लेकिन हर क्रिया में कोई ना कोई मूल कारक जरूर शामिल होता है। ठीक है, इस लाइन को क्लियरली समझ लीजिए आप लोग। ये कह रहे हैं कि जो सामान्य कारक हैं वो सभी मानसिक क्रियाओं में कहीं ना कहीं निहित हैं, लेकिन प्रत्येक मानसिक क्रिया में मूल कारक अनिवार्य रूप से मौजूद होता है। सामान्य कारक की उपस्थिति है, ठीक है, क्रिया विशेष पर डिपेंड करेगा। जहां पर रीजनिंग लगाना है वहां रीजनिंग लगाएगा, हर जगह वर्बल एबिलिटी लगा के क्या करेगा? जहां वर्बल एबिलिटी लगाना है वहां वर्बल एबिलिटी लगाएगा। ठीक है, लेकिन जो मूल कारक हैं, मूल कारक में जितने भी क्षमताओं के बारे में जिक्र किया गया, ये हर क्रिया के पीछे अनिवार्य रूप से शामिल होंगे, सबके सब नहीं, जरूरत के हिसाब से। ठीक है, और थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि व्यक्ति में किसी न किसी विशिष्ट कारक या योग्यता की सत्ता अवश्य होती है। व्यक्ति में किसी न किसी विशिष्ट कारक या विशिष्ट योग्यता अवश्य होती है। विशिष्ट योग्यता अवश्य होती है, लेकिन किसी व्यक्ति की एक विषय की मूल योग्यता, लेकिन किसी व्यक्ति की एक विषय की मूल योग्यता एक विषय की मूल योग्यता से दूसरे विषय की योग्यता का मूल योग्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मूल योग्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अब थोड़ा ये जटिल हो रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए, आई अंडरस्टैंड, तो इसको शॉर्ट में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोगों ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? अभी हम लोग अपने यात्रा के ठीक मध्य में हैं। कुल 8 तरह के सिद्धांत दिए गए थे जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। पहला था एक खंड का सिद्धांत, किसने दिया था? भूल गए, बिने ने दिया था, बिने ने। द्विखंड का सिद्धांत? स्पीयरमैन। गुड। स्पीयरमैन।
तीन खंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक, ये भी स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन सर, स्पीयरमैन। चौथा जो था बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक से पहले भी कोई थे जो बहुखंड के सिद्धांत से नाम से जाना जा रहा था। यस, केली और थर्स्टन ने। पांचवा थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, ठीक है, या बहुतत्व का सिद्धांत। अब हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। एक खंड का सिद्धांत ये कहता था कि एक जगह कहीं योग्यता आ गई तो सारी जगह वो योग्यता अपना काम करती है। जैसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वाले सिद्धांत में हम लोग देखते हैं, एक जगह कोई चीज सीख लिया गया तो दूसरे जगह भी काम आता है। ये एक तरह का विचार था और उन्होंने उसे बुद्धि कहा। फिर दूसरे व्यक्ति आए स्पीयरमैन, वो कह रहे हैं कि नहीं, दो खंड होता है, एक है जी फैक्टर, दूसरा एस फैक्टर, यानी कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसी क्षमताएं जो सब में विद्यमान है कम या ज्यादा मात्रा में, और उसका जो प्रोडक्ट है वो एस फैक्टर के नाम से जाना जा रहा है। फिर स्पीयरमैन ने उसमें संशोधन किया। वो कह रहे हैं कि नहीं, जी फैक्टर और एस फैक्टर के बीच की भी एक अवस्था होती है जो जी फैक्टर से ऊपर होती है और एस फैक्टर से नीचे होती है, ठीक है। अब इसके बाद केली और थर्स्टन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक दो तीन नहीं, कई खंड होते हैं इसमें। केली ने कहा 9 खंड होते हैं और थर्स्टन ने कहा 13 खंड होते हैं। और इनका ये मानना था, केली का स्पेशली मानना था, कि मूल कारक जो हैं वो एक एक यूनिट का निर्माण कर देते हैं और ये सारे ब्लॉक्स मिल करके कुल 9 ब्लॉक्स का एक समूह बनाते हैं जिसे बुद्धि कहा जा रहा है। थर्स्टन कह रहे हैं कि कुल 13 ब्लॉक्स होते हैं और हर ब्लॉक 2 या 3 मूल कारक से मिल करके बना होता है। इसके बाद प्रवेश हो रहा है इसमें थॉर्नडाइक का, और थॉर्नडाइक यहां पर आकर के कह रहे हैं कि प्राइमरी फैक्टर और कॉमन फैक्टर जैसी चीज तो होती है, लेकिन जनरल फैक्टर जैसा कुछ नहीं होता। जनरल फैक्टर को वो नकार रहे, स्पेसिफिक फैक्टर को मान रहे हैं। जनरल फैक्टर के स्थान पर इन्होंने इसे प्राइमरी फैक्टर कह दिया और इसमें कहा कि इसमें वो सारी चीजें शामिल हैं, वो सारे मूल कारक शामिल हो जो प्रत्येक क्रिया के पीछे जिम्मेदार होते हैं। और कॉमन फैक्टर में वो कह रहे हैं कि ये क्रियाओं के रूप में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद रहती हैं, ठीक है। इतनी लंबी यात्रा से अब यही समझ में आ रहा है ना कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत रहा है लर्निंग के क्षेत्र में, वो एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी जिसको आप कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक अपने इस सिद्धांत में भी उसी एसआर थ्योरी को इंप्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने ध्यान से एसआर थ्योरी को पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये जो कह रहे हैं प्राइमरी फैक्टर और कॉमन फैक्टर, प्राइमरी फैक्टर एक तरह से आपके लिए जो भी रिस्पांस आप दे रहे हैं उसके पीछे का वो कारक है। जो भी रिस्पांस आपके द्वारा दिया जा रहा है उसके पीछे का कारण है प्राइमरी फैक्टर, और कॉमन फैक्टर है जो भी रिस्पांस आप दे रहे हैं। यानी स्टिमुलस और रिस्पांस थ्योरी पर इनका ये सिद्धांत, इंटेलिजेंस का सिद्धांत बेस्ड है। और वो कह रहे हैं कि जिन अनुभवों का स्टिमुलस और रिस्पांस से संबंध स्थापित हो जाता है वो भविष्य में उसी प्रकार की समस्याओं का समाधान अधिक आसान बना देते हैं, ठीक है। यानी स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के आधार पर, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के नियम पर जो कुछ भी एक पैटर्न बन जाता है वही पैटर्न आगे चल करके किसी भी उसी मतलब सेम तरह की समस्याओं का समाधान इजी कर देते हैं, ठीक है। समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही? फ्रैंकली बोलिएगा अगर किसी को समझ में नहीं आया। सर हमको नहीं आया सर। नहीं आया समझ में? ओके, मैं फिर से इसको बता रहा हूं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को आप जानते हैं कि स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, उनका जो मेन वर्क रहा है वो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के ऊपर में रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे किसी भी तरह का एक्सपीरियंस अगर हम कर रहे हैं, किसी भी चीज का अनुभव अगर हम कर रहे हैं,
तो वो हमारा अनुभव हमारे ही द्वारा किए गए कार्य का प्रतिफल है। हमने कभी ना कभी कोई रिस्पांस दिया होगा, वही रिस्पांस या उस रिस्पांस का जो रिजल्ट है वो एक्सपीरियंस के रूप में हमारे साथ मौजूद है। यहां तक समझ रहे हैं आप? जैसे आपको भूख लगी, आपने क्या रिस्पांस दिया? आपने खाना खा लिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। खाना खाने का एक्सपीरियंस अब आपके साथ जुड़ गया क्योंकि आपने ये रिस्पांस दिया था। तो आगे जब कभी भी आपको भूख लगेगी तो आप कैसा रिस्पांस देंगे? खाने की खोज करेंगे या फिर खाना खाएंगे? सीधी सीधी बात है। तो यही चीज कहा जा रहा है कि भविष्य में उसी प्रकार की समस्याओं का समाधान ज्यादा आसान हो जाता है। यानी एक बार अगर आपने किसी भी तरह के उद्दीपक का सामना किया, उसके लिए आपने कोई रिस्पांस दिया, तो फ्यूचर में अगर कभी भी उस तरह की समस्या आती है तो आप उसका समाधान अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्यादा आसानी से कर लेंगे। यही चीज यहाँ पे कही जा रही है। इसके बाद थॉर्नडाइक ये भी कह रहे हैं कि जो ये सिद्धांत है वो इस बात को कहीं ना कहीं साबित करता है या स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि मनुष्य आवश्यकताओं को एक उद्दीपक के तौर पर मानता है। किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो सकती है, वो उसके लिए उद्दीपक का काम करती है और मनुष्य के द्वारा दिया जाने वाला जो रिस्पांस है, जो उसके द्वारा अनुक्रिया की जा रही है या जो कुछ भी उसने उसके बदले में किया, वो उसका रिस्पांस है। तो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के आधार पर उन्होंने बुद्धि के सिद्धांत को भी डिफाइन करने का प्रयास किया। वो कह रहे हैं कि प्राइमरी फैक्टर वो फैक्टर हैं जो हर काम को करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, यानी स्टिमुलस के रूप में है। और कॉमन फैक्टर वैसे फैक्टर्स हैं जो हमारे द्वारा रिस्पांस के तौर पर प्रयोग में लाए गए हैं। कुल मिलाकर के इनका यह मानना है कि बुद्धि का निर्माण मुख्य रूप से स्टिमुलस और रिस्पांस के सिद्धांत पर आधारित है। जहां जहां स्टिमुलस होगा वहां वहां हम अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे रिस्पांस देने के लिए। बात समझ में आ रही है? किसी भी तरह की आवश्यकता आपके सामने अगर आएगी, वो स्टिमुलस है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप जो कुछ भी करेंगे वो रिस्पांस है। तो ये जो कही जा रही है वर्बल एबिलिटी की बात या स्पैटियल एबिलिटी की बात, न्यूमेरिकल एबिलिटीज की बात, सारी बातें अपने जगह पर ठीक है, सही है। लेकिन जब तक इसकी आवश्यकता हमें नहीं होगी तब तक ये हमारे लिए वर्थलेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है और दो कारणों से इसकी आलोचना की गई। पहला कारण यह बताया गया कि यह सिद्धांत मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के संबंध पर अधिक जोर देता है। मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के संबंधों पर ज्यादा जोर देता है। इसके कारण से इसकी आलोचना की गई। और दूसरा है, दूसरी आलोचना क्रो एंड क्रो के द्वारा की गई है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि यह सिद्धांत मस्तिष्क की संपूर्ण रचना के यह सिद्धांत मस्तिष्क की संपूर्ण रचना के फ्लेक्सिबिलिटी को कोई स्थान नहीं देता है। संपूर्ण रचना के फ्लेक्सिबिलिटी को कोई स्थान नहीं देता है। इन दो तरह की आलोचनाएं थॉर्नडाइक के लिए की गई हैं।